मेरा नाम कलीम हैदर है। मैं फौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मार मार कर उनके कंधे की एड़ तोड़ दी थी। मुनासिब इलाज न करवाने की वजह से एड़ ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुंचाया था। खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी माँ को फालिज अटैक आया तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर माँ की खिदमत का फैसला किया। बीवी की लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल मुतमईन न हुआ और मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा ताल्लुक जिला टोबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। मेरी नानों की वफात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बीड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि वो तो मेरी माँ को कमा कर खुला सकते फिर उनके मुहाफिज बनकर घर बैठ सकते। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा भाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है इसलिए खुश रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना की खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के बाद 1.5 बरस जिंदा रही। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार उठकर अपने बाप की देश पर आए। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे ददियाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ मेरी दादो और दोनों फूफियां भी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुम्मा की नमाज के लिए जाना था। मेरी माँ तबीयत खराबी की वजह से उनके कपड़े इस्त्री करके ना रख पाए, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की एड़ तोड़ दी। कंधे की एड़ तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत न की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराई थी तो उसे और पीटा जाता और बहाने खोल जैसे अलकाबाज से नवाजा जाता। यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई एड़ ने उंगलियों और बाजू को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी किट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियां किट हो गईं तो खून की सप्लाई ये सिक्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई। बाजू बेजान होना शुरू हो गया, यहाँ तक बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे दादियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदार होने का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दिलवा कर घर से निकलवा दिया। जब माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया, इस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पनाह दिए रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दादियाल वालों को खतरा पैदा हो गया, कहीं मैं उनकी जायदाद ना हथिया लूं, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेटकर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे से लटकाकर टोबा टेक सिंह शहर पहुंची। पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फटे के नीचे गुजारी।
सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रख कर जागती रहे ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा ना डाले। वक्त गुजरता है। पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियो के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती है। फिर अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के ज़रिए इस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती है और मेरा पेट भरती। जब मेरी माँ को बाजार में रहती कुछ अरसा गुजरता है तो मकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगते हैं। यूं उन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानों में मुझे उठाकर अपने पीछे झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए माँ कुछ पैसे जमा करके बुश पॉलिश और हथौड़ी कील धागा और सोए खरीदने के बाद जूते सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में लेटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती है। कुछ खुदातर्स लोग मेरी माँ को उजरत से ज्यादा पैसे दे जाते हैं, जबकि कुछ ओबाश नौजवान जानबूझ सिवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते हैं। जब इस जूते को मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ करती है तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते हैं। खैर, वक्त गुजरता रहा। मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुंचता हूँ तो माँ मकामी इमाम मस्जिद और चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों के जरिए मेरे वालिद साहब से इस वादे पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेती है कि मेरा बेटा बड़े होकर कभी दधियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल दाखिल करवाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चलता तो मुझे और माँ को बाजार से उठाकर अपने घर लाते, हमें एक अलग कमरा देते हैं और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करते हैं। बदले में मेरी माँ सैयद ज़फ़र शाह के इनकार के बावजूद उनके घर के कामकाज का जिम्मा उठा लेती है। मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं। मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और मेरा शुमार टॉप 3 कैडेट्स में होता है। मैं कोर्स मुकम्मल करता हूँ और मेरी शादी उस्ताद मोहतरम की बेटी से कर दी जाती है। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर होता हूँ तो हार्ट अटैक से मेरे उस्ताद मोहतरम ससुर सैयद ज़फ़र साहब इंतकाल कर जाते हैं। मैं उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सकता और मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं पूरा हफ्ता रोजाना उनकी कब्र पर बैठकर उनके जनाजे को कंधा न दे सकने पर माजरत करता रहता हूँ। जब दिल का गम एलका एवा तो वापस ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। मैं अपने पूरे बीज में वाहिद और मुनफरिद ऑफिसर था जो पहले खुद जासूस बनकर दुश्मन का सुराग लगाता, फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन का कला कमा करता। मैं बलूचिस्तान में एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि माँ को फालिज का अटैक आया है। मैंने अपने सीनियर्स, बीज मेट्स, यहाँ तक कि अपनी शरीक हयात के रोकने के बावजूद फौज से इस्तीफा दिया। अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ हो गया। मुझे याद है कर्नल लतीफ़ और ब्रिगेडियर इम्तियाज ने मुझे कहा था, इस फैसले के बाद तुम पछताओगे। मेरी बेगम ने मुझे कसम दी थी वो माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं अपने ओहदे पर कायम रहो है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मेरे दिल में कहीं ना कहीं खलिश रेत थी कि माँ जो कुछ मुझसे कह सकती है वो मेरी बीवी से नहीं कह सकती।
लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया और खुद अपनी माँ की खिदमत करने लगा। मेरी माँ जब तक जिंदा रहे मैंने शायद ही कोई रात घर से बाहर गुजारी हो, नहीं तो मैं 24 में से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम बनाया लिया जिस पर मुलाजिम बैठता था। मैं सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। अल्लाह ताला ने मुझे माँ की खिदमत के सदक़े में इतनी बरकत दी। मेरे पास आज बैरून मुल्क नॉर्वे में 7 शोरूम हैं। आज पाकिस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्री है। माँ फौत हो चुकी है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मेरी बेटी अमेरिका में ज़ेर तालीम है। दोनों बेटों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नॉर्वे में बिजनेस संभाल रखा है। मेरी औलाद मुंतज़िर रहती है कि कब इनके वालिदैन कोई हुक्म दें और वो बजा लाएं। कुछ अरसा कबल मैं अपनी बीवी के हमरा अमेरिका में अपनी बेटी को मिलने गया तो बेटी के कहने पर हम ओल्ड होम चले गए। वहां पर मुकीम एक पाकिस्तानी, जिसे शक्ल देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वो ब्रिगेडियर इम्तियाज है, को देखकर मैं हैरान रह गया। पाकिस्तान में इसका रोब दबदबा, उसकी शान और शौकत सब कुछ अमेरिका में ख़त्म हो चुका था। वो बिल्कुल एडूहे का ढांचा था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया। इंतज़ामिया से पूछने पर पता चला कि इसका बेटा उसे यहाँ छोड़ गया था। इसकी मौत पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नसीहत कर गया था। ओल्ड होम से वापसी पर मैं थक कर अपनी रेश पर पहुंचा तो मेरी बेटी और बीवी ने मुझे दबाना और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था। मैं बिना किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए पाँव की मालिश करती बेटी को देखकर सोच रहे था कि वाकई ही माँ बाप से हसन सलूक एक ऐसा अमल है जिसे आज आप लिखेंगे, कल आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाएगी। ब्रिगेडियर इम्तियाज की हालत ने मेरी इस सोच पर महसब्त कर दी थी।